नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। संविधान के एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं और सबसे अच्छा टॉपिक है। परीक्षा में भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो राष्ट्रपति के नाम पर है और ये सबसे अच्छा वीडियो होगा आपकी लाइफ का। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यहाँ पर राष्ट्रपति को सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख इस अनुच्छेद में लिखा है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद लिखा है दोस्तों 52 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में उल्लेख है और इस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 53 के बाद। तो भारत के अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो भारत की समस्त जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इस अनुच्छेद में जो 53 अनुच्छेद हैं ये सारे पॉइंट इसी के अंतर्गत आते हैं कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रधान होता है। ये कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है और ये भारत संघ का शासन इसी के नाम पर चलता है और यह नाम एक कार्यकारी प्रधान के रूप में होता है। इसकी जो भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां होती हैं, इनका वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री यहां पर उन सभी का प्रयोग करेगा और इसके सहायता से उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रपति के दो अनुच्छेदों में देखा कि सबसे पहले राष्ट्रपति में 52 अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा है भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और ये सभी संवैधानिक जो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान होता है पूरे भारत का और कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होता है, प्रथम देश का नागरिक होता है। संघ की समस्त शक्तियां इसी के नाम से चलती हैं। कार्यकारी प्रधान होता है ये भारत का और नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है। नाम मात्र का इसलिए बोला क्योंकि इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है कि ये एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है क्योंकि इनकी शक्तियों का प्रयोग तो प्रधानमंत्री के रूप में उसकी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद लेते हैं। अनुच्छेद है 54, भारत का निर्वाचन। भारत का निर्वाचन। अब यहां पर भारत का निर्वाचन नहीं है, यहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका मुख्य चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक कौन करता है? एक निर्वाचक मंडल करता है और इसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। अब कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? पहली बात, सबसे फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन कौन हुए? दोनों सदन हो गए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों यहां पर हो गए हैं। आपको पीडीएफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर हम एक लिंक दे देंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति में? संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और तीसरा राष्ट्रपति दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगली बात करते हैं चुनाव की विधि।
तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होती है? अनुच्छेद कौन से में लिखी है? अनुच्छेद लिखी है 55। अनुच्छेद किस में लिखी है? 55 में लिखी है। और इस लिखा है इसमें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमण प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत संक्रमण प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है और यही इस तरह से ही एग्जाम में आता है कि चुनाव की पद्धति क्या होती है? एकल मत संक्रमण प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद लिखा है 56 में। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष का समय लगता है, परंतु इससे पहले भी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा या अथवा महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पर जो होगा कार्यकाल होगा वो होगा अनुच्छेद 56 में, और कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देगा और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। नोट देखिए, यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। पद से हटाने का प्रावधान किस में लिखा है? 56 में लिखा है, जबकि इस पर महाभियोग की प्रक्रिया अलग से 61 में लिखी हुई है, 61 में निहित है। मतलब पद से हटाने का प्रावधान 56 अनुच्छेद में है, लेकिन उस पर जो प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाए, वो है अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा 56। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये किस में लिखा है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है 61। दोनों कंफ्यूजन होना ही नहीं दी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले फैक्ट के बारे। अनुच्छेद 57, इसके अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ऐसा किस में लिखा है? अनुच्छेद 57 में लिखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में योग्यताएं लिखी हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात, और 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो उसकी, 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, और कदाचित पागल या दिवालिया घोषित ना हो। तो पहला, राष्ट्रपति एक प्रथम नागरिक होता है भारत का। ठीक है, तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, और अगला है किसी लाभकारी पद को धारण न करता हो। 5वां है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। किसी भी लाभकारी पद को धारण नहीं करता हो। ये 5 योग्यताएं राष्ट्रपति में होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद को धारण न करता हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शपथ, अनुच्छेद 60 में लिखा है शपथ। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताइए? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा जो भारत का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता है। ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में लिखी है, अनुच्छेद 61 में लिखा है शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इनके संरक्षण, परिरक्षण और परिरक्षा की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद होने की शपथ दिलाता है।
अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया लिखी है और प्रक्रिया में ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कोई सा भी उल्लेख हो सकता है। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि संविधान का उल्लंघन और अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। दूसरी बात, यह संसद के 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाना चाहिए। संसद के 1/4 सदस्य इस बात के लिए राजी होने चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, अन्यथा 1/4 सदस्य अगर संसद में इस बात को नहीं लाते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। तीसरी बात, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के। राष्ट्रपति पहला है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर लगाना चाहिए, संसद के 1/4 सदस्य द्वारा लगाया जाना चाहिए, और संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से होना चाहिए। इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी चाहिए। 5 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य बिंदु के, राष्ट्रपति से जुड़े हुए मुख्य बिंदु। राष्ट्रपति के चुनाव अथवा योग्यता संबंधी विवाद होता है तो अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय लेगा है। सर्वोच्च न्यायालय करता है, जो भी डिसीजन होता है, लास्ट डिसीजन कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति की योग्यता कम रह गई है, किसी प्रकार का विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला सुनाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक अनिवार्य है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर संजीवनी रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो पहले डॉक्टर संजीवनी रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, वीवी गिरी द्वितीय चक्र की मतगणना के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिरी द्वितीय मतगणना के द्वारा निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति रह चुके हैं। 5वां पॉइंट है, भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने हैं। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना है? वीवी गिरी बना है। 6वां पॉइंट है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च मुख्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनको मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगला है, राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल कर लिए हैं। राष्ट्रपति को कंटेस्ट आपको याद रखना है। पीडीएफ अगर आपको पूरा याद हो गया है, यूं समझ के चलिए कि राष्ट्रपति से कहीं से भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करेंगे। चलिए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, और राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख रुपए भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्तियां पढ़ते हैं, कार्यकारी शक्तियां। सबसे पहले लिखा है, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तो भारत की शक्तियां होती हैं, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। दूसरा पॉइंट है, राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और
अगला पॉइंट है भारत की संघ की समस्त प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, चाहे वो राज्यपाल हो, ठीक है, या प्रमुख पदाधिकारी हो, जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष हो, ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह भारत संघ के सभी प्रमुख आयोगों का गठन भी करता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। किसको छोड़कर? नीति आयोग को छोड़कर। नीति आयोग को छोड़कर सभी जितने भी आयोग हैं, प्रमुख आयोग हैं, उनके सदस्यों की नियुक्ति, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति सभी कुछ राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हम विधायक शक्तियों की बात करते हैं। विधायक या विधि निर्माण की शक्तियां। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लिखा है कि राष्ट्रपति के समस्त सत्र का अधिवेशन बुलाता है, यानी कि समस्त सत्र का, यानी कि संसद की जो भी सत्र होता है उनका अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद की सत्र का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और प्रथम जो सत्र होता है उसमें अपना अभिभाषण भी देता है, भाषण देता है और सत्र का सत्रावसान भी करता है। तो 85 अनुच्छेद में ऐसा लिखा है। सेकंड है राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो वहां पर जो पहली बार भाषण देगा, वो पहली बार राष्ट्रपति अपने भाषण को अभिव्यक्त करेंगे, वो जो भाषण होता है उनको कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है और इसके लिए वह प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे। फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लिखा है राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में? परीक्षा में लिखा आता है संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन विधेयक, विनियोग विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक भी आएगा यहाँ पर। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं राष्ट्रपति इन पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक पर अनुमति देने से मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले ही अनुमति उन्होंने ही दी है और राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए धन विधेयक को अनुमति देने से मना नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। सही। अगली बात करते हैं 7वें। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, परंतु विधेयक दोबारा अगर पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति इन पर विचार अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। कोई भी विधेयक हुआ अगर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उनसे कहता है कि पुनर्विचार करके लाइए, अगर पुनर्विचार करके पारित होकर वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। 8वां पॉइंट है अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति में वीटो पावर और विशेष अधिकार की शक्ति है। इसके अंतर्गत वह विधि को अनुमति देता है, हस्ताक्षर करता है या रोक सकता है। तो किस अनुच्छेद में वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 111। इस अनुच्छेद के अनुसार वह किसी भी विधेयक को अनुमति देगा, हस्ताक्षर करेगा या फिर रोक लेगा। ये अनुच्छेद वीटो पावर, विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है और ये राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख लिखा है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट बात करते हैं 9 पॉइंट की। राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग निम्न 3 प्रकार से करता है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है और 3 पावर हैं। ये है, पहला है निलंबनकारी वीटो, जिसको कहते हैं विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भाई ये जाइए वापस विचार करके लाइए, पुनर्विचार करके वापस भेज सकता है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधेयक
पर ना तो हस्ताक्षर करते हैं और ना ही लौटाते हैं, अपितु अपने पास ही रोक कर रख लेते हैं। जेबी विडो मतलब जेब में डाल दिया, कोई उल्लेख नहीं है हस्ताक्षर करेंगे नहीं करेंगे लौटाएंगे, बस अपने पास रख लेंगे। ठीक है, पूर्ण वीटो हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से मना करते हैं। अभी तक ये एक बार हुआ है और ऐसा करने वाले नोट लिखा है राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा 1986 में डाक संशोधन विधेयक के में पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। कौन से वीटो का प्रयोग किया था? जेबी वीटो का प्रयोग किया था। पहली बार किसने प्रयोग किया था? डॉक्टर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। किसके संबंध में? डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति की आदेश जारी करने की शक्तियां दी हैं। इसके अंतर्गत ये अपने हस्ताक्षर में सीधी कानून बनाकर लागू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद में अध्यादेश की शक्ति दी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इनके पास एक पावर होती है और ये अध्यादेश की शक्ति कहलाती है। अध्यादेश पावर है और इसमें ये अपने हस्ताक्षर करके किसी भी विधेयक पर कानून बना सकते हैं। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। संसद में प्रस्तुत करने पर 6 माह में पारित करना अनिवार्य होता है। 6 महीने में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कोई भी विधेयक हुआ, अध्यादेश जारी किया, कानून बनाया, लेकिन 6 महीने बाद उसको पारित करना, 6 सप्ताह बाद उसको पारित करना अनिवार्य होता है। 6 सप्ताह बाद अगर पारित नहीं किया तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, कितने सप्ताह बाद? 6 सप्ताह बाद। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में लिखी न्यायिक समाधान की शक्ति, इसके आधार पर राष्ट्रपति दया याचना के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजा को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और माफ भी कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दी है, उसको कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। कोर्ट मार्शल या मृत्यु दंड की सजा को कम या माफ भी कर सकता है। ठीक है, कम कर सकता है। ठीक है, कम या माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल की सजा होती है, सेना के अधिकारियों को दी जाती है, तो वो भी माफ कर सकता है, कम कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 52 से 360 में लिखी है, भाग 18 में उल्लेख है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं और आपातकालीन शक्ति में पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पूरे देश में यह भाग के किसी भी आपात लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद में लिखित सलाह के आधार पर लगाता है और इसे संसद के द्वारा 1 माह के विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यह 6 माह के लिए लगाया जाता है और नोट संसद में 6 महीने करके अधिकतम कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार, लोकसभा यथावत रूप से कार्य करती रहेगी। अभी तक ये भारत में 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा है? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है, कारण क्या था? चीन ने आक्रमण कर दिया था भाई। कौन से क्षेत्र में? नीपा क्षेत्र में लगाया गया था। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार कब लगाया? 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 में। कारण क्या था इसका? पाकिस्तान आक्रमण कर दिया था, पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र था राष्ट्रपति भारत और पाक सीमा। राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तीसरी बार लगा 25 जून 1975 में 21 मार्च 1977 तक लगा। कारण था इसका आंतरिक अशांति। और कौन से क्षेत्र में लगा? पूरे भारत में लगा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम। राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो परीक्षा में पूछा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र शब्द का प्रयोग किया है।
क्वेश्चन किस तरह से आता है, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद या किस संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978। अगला है संवैधानिक आपात राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राज्यों में 356, यह संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, यह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल देता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। तो पहली बात कौन बताएगा राष्ट्रपति को? ये बताएगा राज्यपाल। राज्यपाल बताएगा और इसे संसद के द्वारा 2 माह के विशेष बहुमत पर पारित करना अनिवार्य होता है। तो 2 महीने के विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है और 6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने तक लगेगा, अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं 6 महीने करके। इसके लागू होते ही राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाएगी। जितनी भी सरकारें चल रही है तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाएगी, कानून काम बंद करना बंद हो जाएगा। जबकि विधानसभा इसके संसद के द्वारा पारित होने के बाद ही निलंबित होता है। तो विधानसभा अपने रूप से यथावत काम करती रहेगी जब तक कि पारित न हो। नेक्स्ट है, इसमें राज्य कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती है, पूरी पावर राष्ट्रपति के पास आ जाएगी और इसका प्रयोग कौन करेगा? मौजी लिखा है, राज्यपाल करता है। देखिए राज्यपाल की शक्ल कैसी है, राज्यपाल है भाई, है ना, करता है। ठीक है, राष्ट्रपति पास पावर आ जाएगी और इसका प्रयोग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अर्थात इस अवधि के लिए राज्य का शासन राज्यपाल के हाथ में चला जाता है, राज्यपाल ही शासन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस अवधि में राज्य के लिए राज्य सूची के विषय में कानून संसद बनाएगी। अब राज्य सूची पर कानून राज्यसभा पर सरकार बनाती है, लेकिन इस विषय में कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के अधिकतम 6 महीने बाद लागू कर सकता है और इसमें न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और ये सबसे लंबी अवधि के लिए जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। 1990 से 96 तक लगाया गया है। सबसे पहले ये कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, 20 जून 1951 में लगाया था। ठीक है, और सबसे अधिक बार 10 बार मणिपुर में लगाया गया है, 10 बार अधिकतर मणिपुर में लगाया गया है। राजस्थान में अभी तक 4 बार लगा है। 4 बार कहाँ कब लगा है? पहली बार लगा है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और ये सबसे कम अवधि का है, 45 दिन का। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, दूसरी बार लगा। और राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी बार कब लगा? चौथी बार लगा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। ये सबसे लंबी अवधि का था। वित्तीय आपात, लास्ट आपात पढ़ते हैं, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति, ये लास्ट है। राष्ट्रपति वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर के आधार पर देश में किसी भी भाग पर वित्तीय आपात लगा सकता है। वित्तीय आपात लगा सकता है। उसे संसद में 1 माह के विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा। 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन 6 महीने करके कितना भी बढ़ा सकते हैं। और वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाएगी और संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। ये अभी तक राजस्व पूरे इंडिया में अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो कोरोना के नाम पर भी इसका यूज नहीं हुआ है। देखिए वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, ये पूरा वीडियो आज सेशन कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रपति के ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ध्यान से इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना है, पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा है दोस्तों, राष्ट्रपति का आपको अच्छा लगा हो यहाँ पर तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।